वाराणसी में इस समय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और हिंदी के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसे हमारे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, और यहाँ के सांसद के रूप में आज केंद्रीय मंत्री है, हमारे साथी है, विराजमान है पांडे जी। और आज बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में देश भर से आए हुए हिंदी प्रेमियों को मैं नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है। परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे, भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा हो। हर क्षेत्र में भारत का बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है। और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और ये समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक हमारे देश के इतिहास को देखें तो घटना बहुल थे। ढेर सारी घटनाओं समांतर रूप से देश भर में घटित होती गई। 1893 में आर्य समाज के अंदर एक आंदोलन चला। साकार और पश्चिमी शिक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ और उस वक्त शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा की भाषा क्या हो, इस पर पहली बार चर्चा हुई, जिसको अधिकृत चर्चा कह रहे हैं। और 1868 में पहली बार यहाँ पर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने इस मुद्दे को उठाया था और मांग उठी थी कि शिक्षा की भाषा हिंदी होनी चाहिए। और इस मांग को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान भी लिया और नौकरों में
जो अभिजात्य तरीके से उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसको चुनौती मिलकर हिंदी राजभाषा बनने की दिशा में पहला कदम उसी वर्ष रखा गया। हिंदी भाषा का उन्नयन, उसका कोश और व्याकरण कैसा बने, इसकी शुरुआत भी 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना का कारण ही वो था कि हिंदी का शब्दकोश बने, इसका उन्नयन हो और उसके व्याकरण का कोई प्रारूप बने। हिंदी का पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने इसी शहर में लिखा और उसको आगे बढ़ाया। हिंदी का पहला शब्दकोश हिंदी शब्द सागर यही बनारस के अंदर बना और उसको फिर अनेक विद्वज्जन समृद्ध करते गए। हिंदी भाषा और साहित्य का पहला संगठित इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी काशी के अंदर लिखा। हिंदी भाषा की पहली कहानियों में एक कहानी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है मगर किंवदंती है, राजा भोज का सपना, और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यहीं पर लिखी। पहली हिंदी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी यहीं पर शुरू हुई। कविताओं की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, महिलाओं की पहली पत्रिका बाल बोधिनी भी यहीं शुरू हुई। और भारत के अंदर हिंदी थिएटर की पहली शुरुआत भी यही काशी के अंदर हुई, जहां से नाट्य कला आगे बढ़ी। मित्रों, भाषा तो बन गई, साहित्य रचा जाने लगा, मगर हिंदी की पढ़ाई कैसी हो, इसका पाठ्यक्रम कैसे हो, इस बात की चिंता भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने यही हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर की। लाला भगवान दीन और बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में हिंदी का पहला पाठ्यक्रम बनाने का काम मालवीय जी के तत्वाधान में हुआ और उसको तुरंत ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों ने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ा। और तुलसीदास को कैसे भूल सकते हैं, योगी जी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया और वहीं से ये अवधि और जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उसको लोकप्रिय बनाने की भी शुरुआत हुई। अनेक हिंदी के विद्वान जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, सभी ने यहीं पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी को मजबूत करने का और घर घर पहुंचाने का और अपनी स्वभाषाओं को मजबूत करने का और राजभाषा के साथ जोड़ने का जो नया अभियान शुरू होने जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर, उसके लिए काशी से उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज देश भर के हिंदी के विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों,
हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। मैं बचपन से देखता था कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो एक लघुता ग्रंथि की निर्मित बच्चे के मन के अंदर हो जाती थी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि मेरी भाषा में नहीं बोल सकता, इसलिए लघुता ग्रंथि का अनुभव। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर और देश भर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जिनको वैश्विक मंच पर इतना सम्मान मिला होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री, मगर हर जगह पे नरेंद्र भाई ने दुनिया में भारत की बात अपनी राजभाषा में रखकर राजभाषा के गौरव को। जो देश अपनी भाषा खो देता है वो कालक्रम में अपनी सभ्यता को भी खो देता है, अपनी संस्कृति को भी खो देता है और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। और जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देते हैं वो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, योगदान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी भाषाओं को हम संभाल पाए। मैं कई सारे लोगों को मिलता हूं, मैं देशों के नाम बोलना नहीं चाहता, मैं जब उनको पूछता हूं कि आपकी पहले भाषा कौन सी थी और वो भाषा का हाल क्या है आज आपके देश में, तो शर्म के मारे सर झुका देते हैं। मैं चाहता हूं कि 100 साल के बाद कोई भारतीय का सर शर्म के मारे न झुके, हमारी भाषा चिरंजीव बने, हमारी भाषाएं आगे बढ़े। और भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है समाज जीवन को आगे बढ़ाने का, संस्कृति के धारा प्रवाह को आगे बढ़ाने का, और संस्कृति के धारा प्रवाह से निपजे हुए ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण शब्द। और इसीलिए हमारे यहाँ भाषा में अक्षर शब्द का प्रयोग करा है। अक्षर शब्द देखने में सीधा साधा है, पर इसको जरा एक बार तोड़ कर देखिए। अक्षर, जिसका क्षरण कभी नहीं होता है, उसको अक्षर कहते हैं। और इसलिए हम इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। हमारे यहां भाषाओं का इतना सम्मान हमारी संस्कृति के अंदर किया गया है। महर्षि पाणिनि, महर्षि पातंजलि और महर्षि भर्तृहरि ने भाषाओं के लिए अनेक प्रकार की विधाओं को हमारे देश के अंदर जन्म दिया। आज वो विधाएं लुप्त नहीं हुए, आज भी कुछ लोग संभाल कर उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि एक बार देश की जनता ये आजादी के अमृत काल में मन बना ले और हमारे देश का व्यवहार, हमारे देश की बोलचाल, हमारे देश का पत्र व्यवहार, हमारे देश का शासन स्वभाषा में चलना शुरू हो जाए, अपने आप महर्षि पतंजलि और पाणिनि हमें जो देकर गया है वो तुरंत पुनर्जीवित हो जाएगा मित्रों। और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील करने आया हूं, उनको अनुरोध करने आया हूं कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए, अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा, मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा, आपकी संतानों का होगा। क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है, और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा, लेने वाला बनेगा। और हर माँ बाप ने ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से लेने वाले बने।
और इसलिए ये भाषा, हमारी स्वभाषा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मित्रों, दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, मगर मैं मानता हूं कि भाषाओं के बारे में हमारे देश को ईश्वर की कृपा है, मां सरस्वती की कृपा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और लिपिबद्ध भाषाएं अगर किसी एक देश में है तो वो भारत के अंदर है। और हजारों साल का हमारा इतिहास, हजारों साल की हमारे संस्कृति का धारा प्रवाह इसके अंदर समाहित, उसको आगे बढ़ाना है। भाषा जितनी सशक्त होगी, समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति सभ्यता विस्तृत होगी और सशक्त होगी और उतनी ही चिरंजीव होगी। अगर हम हमारी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भाषाओं को हमने मजबूत करना पड़ेगा। अपनी भाषा से जुड़ाव, अपनी भाषा से लगाव और अपनी भाषा के उपयोग से मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी शर्म मत रखिए, ये गौरव का विषय है। और मैं फिर से एक बार कहना, मैं हिंदी में भाषण कर रहा हूं, हो सकता है कोई शब्द मेरे गुजराती में आ जाएंगे, मगर हिंदी में मैं बात करता हूं, गुजराती में शब्द आ जाएंगे, मगर देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए सारे लोग उसको समझ जाएंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी हर भाषा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मित्रों, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथि अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी, उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित होनी। किसी भी मंच पर आप अपनी भाषा के अंदर आपके मौलिक विचारों को रखिए। एक जमाना था जब घबराहट होती थी, मैं बताता हूं एक जमाना अब शुरू हो चुका है जब गौरव की अनुभूति होगी। घबराहट से गौरव को बदलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की। स्वभाषा ही अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है, स्वभाषा ही चिंतन को गति देती है और स्वभाषा ही नए परिमाणों को और नए परिमाणों की दिशा में सोचने के लिए हमें उद्वेलित करती है। स्वभाषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आत्मसम्मान अगर हमें खड़ा करना है तो हमें राजभाषा और स्वभाषा दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसका एक प्रमुख स्तंभ है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन और राजभाषा का भी संरक्षण और संवर्धन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।